नेपाली को लेते हैं। हाँ जी, नेपाली एथियस्ट। हाँ जी भाई, क्या है भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। अच्छा, बहुत और शुक्रिया बहुत सर। टाइम से देख रहा हूँ आपको। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, हाँ जी। क्या मेरा कहना आपसे दो चाहेंगे? तीन क्वेश्चन थे। जी जी। हेलो, सुन रहे हो भाई आप? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे आपने डेव शपेल का तो सुना होगा ना, एक आदमी जो कॉमेडी वगैरह हम्म। करता है वो। हम्म। तो आपको लगता है कि जैसे हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में लोग हैं, जो अगर वो डेव शपेल आके जो कॉमेडी वो वहाँ पे करता है, अमेरिका में करता है, वो अगर यहाँ पे करेगा तो वो कॉमेडी उसकी हिट होगी यहाँ पे। आपको लगता है कि हमारे हम्म। लोगों का मेंटल लेवल इतना है? नहीं, नहीं है ना? है, हमारे नहीं लोगों है, का नहीं है। है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, आपको आप बताता। एक मिनट मेरी बात सुनो आप। नहीं है। वो असल में अगर आप देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो डिव शपेल है और वो जो अमेरिकन जो कॉमेडी सीन है, जैसे रसल पिटर भी हो गया, वो बेसिकली वो लोग हैं जो जहाँ पे अ, एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल है। ऐसे कॉमेडियन आपको इंग्लैंड में मिलेंगे, जर्मनी में मिलेंगे, फ्रांस में मिलेंगे, इटली में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 200-300 साल पहले ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। तो वहाँ पे लोगों के मेंटल, वहाँ पे लोगों के पास एक जरिया है, लोग मतलब रिलीजन को छोड़ने का, मतलब कि ना वहाँ पे लोगों के पास एक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अब यही आप देख रहे हो, चाइना में भी देख रहे हो, धीरे धीरे वहाँ पे भी लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। है ना? हमको लगता है नहीं ऐसा नहीं है, बट वहाँ पर भी है। कितने न्यूज़ आती है बाहर, हाँ वो दब जाती है, बट अगर आप चाइनीज मीडिया को फॉलो करते होंगे तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बाहर आ ही जाता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा था, और मैं आपसे ये इसलिए एक बात डिस्कस करना चाहता था कि हम जो कहते हैं ठीक है कि चलो हम लोग एथिज्म करेंगे इस कॉन्टिनेंट में, और ये करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट हम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक हमारे यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आती। आपके शायद पाकिस्तान में अभी सी हो रहा है आपका, तो आपके शायद में थोड़े बहुत क्या पता गलती से आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाए। बट जब तक ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आएगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो, पूरी दुनिया में कितनी भी कोशिश कर लो, आप हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पे लोगों का एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। वो एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से इम्पॉसिबल चीज है। हम चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, ये ना एक बाय प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। आप लोग जो डिस्कस करते हो, हिस्ट्री में डिस्कस करते हो, अच्छी बात है, साइंस में डिस्कस करते हो, बट जब भी आप लोग, मैं आपको कोई डिस्करेज नहीं कर रहा है बात करने से, बट आप लोग जो ये बात डिस्कस करते हो ना, आप लोग उसमें हमेशा ये जो ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी डेवलप, सोसाइटी डेवलप कैसे हुई है, और मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैं अलग अलग लोगों के व्यू सुनता हूँ, और जो वहाँ के लोगों का व्यू सुनता हूँ, जो वहाँ के एथिस्ट हैं, वेस्ट के एथिस्ट हैं, उनका व्यू सुनता हूँ, तो ये जो है एक बाई प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और कुछ नहीं है ये। बस मैं आपसे बस यही कहना चाहता था, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और आप लगता है कि मेरा जो मेरा पाकिस्तान ख्याल में। ये है कि आपने डायग्नोसिस गलत किया। हम्म। आपने डायग्नोसिस गलत किया, और ये इसका एक प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये इसका कोई एंड ऑल और बी ऑल नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो आप मैं बात करें, इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इतना ताल्लुक नहीं है। हाँ ठीक है, उससे है ताल्लुक, लेकिन इसका ताल्लुक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से भी है। ये अक्सर काफ़ी स्टडीज़ मैं सर, अपनी बुक में भी इकोनॉमिक डिस्कस कर प्रॉस्पेरिटी, चुका। इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अब तभी आपने मुझे आएगी ना बोलने जब। देना या आपने सॉरी सॉरी। अपना हाँ बोलिए, फतवा आप देना? बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से भी इसका ताल्लुक है। और ये हमने अक्रॉस द बोर्ड देखा है कि जितनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जितनी फैमिलीज़ में आती है, वहाँ पे रिलीजन की तरफ उनका ध्यान जो है वो कम हो जाता है। पर उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद भी जो आपके जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, उनको चेंज करने के लिए हमेशा से हिस्ट्री में इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं। और कुछ सर्टेन इवेंट्स आपकी हिस्ट्री में होते हैं। अभी इवन जो वेस्ट में जो एकदम से जो, ये मैंने अभी फिगर देखा था कि 1900 में 0.01% एथियस्ट थे पूरी दुनिया में, एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक। 2000 में, ईयर 2000 में, रिटर्न ऑफ द सेंचुरी, 2.5% थे, और अब दुनिया में 7% के करीब है। और ये नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में। हाँ, वेस्ट उसमें लीडिंग है, लेकिन ये रवैया जो है, ये रुझान जो है, उसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर नज़र आता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ा फ्री हो गया। इसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी लोगों के ऊपर जा रही है, लेकिन
ये एक फैक्टर है, लेकिन ये इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। अगर आप ये कहेंगे ना कि जब तक यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं बनेंगी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी और लोगों की मीडियन इनकम जो है $50,000 पर एनम नहीं होगी, तब तक यहाँ पे एथियज्म नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें साथ साथ जाती हैं। आपके जो ईस्टर्न यूरोपियन, चेक रिपब्लिक जो है वो कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जाइंट नहीं है, बट दे हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ एथियस्ट। हाँ, ये सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल नॉर्म्स चेंज होते हैं। इनलाइटनमेंट का दौर वेस्ट में पहले आ गया, जिसकी वजह से काम हुआ, और उसमें इनलाइटनमेंट के दौर में की बहुत बड़ी वजह पहले एक, और मज़े की बात यह है कि जो आइडियाज़ जो फ्लो करने किए थे वो प्रिंटिंग प्रेस के बाद, गुटेनबर्ग प्रेस के बाद शुरू हुए थे, जो कि 15th सेंचुरी में आया था। और उसके बाद ठीक है वो एलीट तक ये महदूद रही थी, जो आपके जितने रेनेसांस पीरियड के फ़िलासफ़र्स थे, जिन्होंने वोल्टेयर ने या ह्यूम ने या बाद में कांट ने और फिर उसके बाद में नीचे ने, और ये सारे लोगों ने जो एथियस्टिक आइडियाज़ को एलीट में कम से कम आम कर दिया था। उससे हुआ ये था कि आपकी जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आ रहा था तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जॉर्ज वाशिंगटन एथियस्ट था, थॉमस जेफरसन एथियस्ट था, और इसीलिए उसमें बहुत बड़ा हाथ ये है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वन ऑफ इट्स ओन काइंड, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वन ऑफ इट्स ओन काइंड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स, कि उस ज़माने में उन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंट लिख दी थी जिसमें रिलीजन की स्टेट में कोई जगह नहीं थी। इवन के जो पॉलिटिकल एलीट जो थे यूरोप के पॉलिटिशियंस, उनमें भी बहुत सारे एग्नोस्टिक एथियस्ट आ चुके थे, जिसकी वजह से जो अपनी सोसाइटी की बेसिस वो रिलीजन की बेस पे नहीं रख रहे थे, जिसकी वजह से यू कैन आर्ग्यू कि 200 साल लग गए टू फिल्टर डाउन टू द मासेस। और मासेस में भी जो असल फिल्टर डाउन हुआ है वो आफ्टर द ईयर 2000 हुआ है। तो जो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत पहले आ चुका था। यस, अगेन आई डोंट डिनाई दिस कि इकोनॉमिक, अभी भी हम देखते हैं इसका ये नतीजा निकाला जा सकता है कि जिनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, दे आर मोर इंक्लाइंड टू लिसन टू डिफरेंट आइडियाज। ऐसे भी लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, ये ट्रैवल से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपको कोई साइंस की इतनी समझ नहीं होनी चाहिए, आपको कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी की इतनी समझ नहीं होनी चाहिए जितनी अगर आप ट्रैवल करते हैं। सिर्फ ट्रैवलिंग से लोगों के दीन ईमान उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इस रीजन में इनके ये वर्ल्ड व्यूज इतने अरसे से रहे, हमें तो कोई, हमें पता ही नहीं ये कैसे हो सकता, उधर जाए तो उधर। तो इससे भी बहुत बड़ा जो ट्रैवलर है, मैं माइग्रेंट की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ से उठा लंदन में मूव हो गया, वो अपने लंदन के इधर छोटे से एरिया में वो रहने लग गया, उसकी दुनिया वो महफूज होगी, वहाँ से लाहौर, लाहौर से बर्मिंघम, ये उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ। तो उससे भी लोगों का होता है, और वो भी उसके लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है। जो बेचारा मजदूर आदमी है उसके पास तो ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर और बड़े फैक्टर्स हैं, आप इसको इतना आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जो आपने जो कॉमेडियंस की बात की, कॉमेडियंस की जो बात है, डेव शपैल की जो आपने बात की, वो बड़े इनके आउटरेजियस जोक्स शुरू में उनको भी एक्सेप्ट नहीं होते थे, और उसके लिए भी पॉलिटिकल क्लाइमेट है कि आप डिसेंट को कैसे नोट करते हैं। अब ये जो वीरदास के साथ हुआ था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कल्चरल बैगेज है, एक कल्चरल सुप्रेमेसी, हम भारत महान वगैरह के जो उनके कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। और चाइना की जो आप बात कर रहे हैं, चाइना की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी जो बात आपने की, आते होंगे नहीं आते होंगे, वो एक पॉलिटिकल डिसेंट है। वो जब टियानामेन स्क्वायर हुआ था तब कौन सा चाइना में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका हुआ था। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इट्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन जस्ट सेइंग कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा देन इट विल बी डन, हैव द लास्ट वर्ड। हाँ जी, आपने ना मेरे को मिसकोट किया। मैं आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं बोल रहा था कि $50,000 होगा और यहाँ पे सब लोग लैपटॉप्स होंगे एप्पल के। मैं आपको इस तरह से नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ ऐसे, हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसे होगा, आप कह रहे हो ऐसे, बट मैं आपको इस पॉइंट पे लेके नहीं जा रहा था। मैं आपको नुआंस में लेके जाता हूँ। आपने अभी अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात की। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो उसके पीछे कोई ये नहीं था कि हम लोग कि हम आइडियाज तो यही है, अब्राहम लिंकन ने तो ये बोला कि हम ना गुलामों को आज़ाद करेंगे, ब्लैक्स को आज़ाद करेंगे, और ये असल में हुआ यूं था। अभी भी आप अगर नॉर्दर्न अमेरिका में जाएं, जो कनाडा में, क्या अमेरिकन रेवोल्यूशन में ये हुआ था? अमेरिकन रेवोल्यूशन में तो नहीं हुआ था कि ब्लैक्स को आज़ाद करेंगे। मैं आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जोड़ के बता रहा हूँ बात। आप जरा ध्यान से सुने बात। ये हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट हो सकता है कि आपको नया पॉइंट मिल जाए। अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे कोई अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। वहाँ पर साल के 8 या 9 महीने बर्फ पड़ी रहती है। कनाडा में भी अगर कोई आपके बंदे रहते होंगे कनाडा में, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फूड ग्रेन्स जो खाना होता है, ये सारा इंपोर्ट करवाते हैं खाना यहाँ पे, क्योंकि खेती नहीं हो सकती।
लेकिन अमेरिका जैसे जैसे एक्सपैंड करता गया, उसमें सदर्न स्टेट्स आते आते गए, और ये न्यू मैक्सिको टाइप आ गया, टेक्सास वगैरह के इलाके आ गए, टेक्सास और जो ओक्लाहोमा ओक्लाहोमा वगैरह है वो आ गए। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे वार्मर क्लाइमेट है और यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है, तो हुआ यूं कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी करना पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना प्रॉस्पेक्ट नहीं था। उनको ये था कि हम एग्रीकल्चर से जिंदा रह लेंगे, उनके पास कोई ऐसी ऑप्शन थी नहीं। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स थे, जो ओक्लाहोमा हो गए, टेक्सास हो गए, इनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इतनी ज़्यादा जल्दी महसूस नहीं हुआ है कि हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना है, क्योंकि इनके यहाँ पे क्या बोलते हैं, वास्ट लैंड है, अच्छे से एग्रीकल्चर हो सकती है। आप जानते हैं मिसिसिपी मिजोरी कितनी बड़ी बड़ी रिवर्स है अमेरिका में, यहाँ पे भी होती। इसके इसके लिए जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास खेत है, हमको गुलाम चाहिए, हमको ये कपा वो जो भी गन्ने जो भी काटने हैं उसके लिए हमको जो जिसकी भी खेती करते थे, इसके लिए हमको गुलाम चाहिए। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमको गुलाम की जरूरत नहीं है, अब हमको इंडस्ट्री, हमारे पास इंडस्ट्री है, जो काम पहले 100 लोग करते थे अब ये 2 बंदे कर लेते हैं, मशीन कर लेती है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि जब असेंबली लाइंस गलती हो गई आपसे, ये प्रॉब्लम। नहीं नहीं और नहीं गलत हो गया ना, और इतना बड़ा भाषण नहीं चलेगा। ठहर ओ भाई, ठहर जाओ, और यार ठहर जाओ यार, आ गया ना पॉइंट। इतना लंबा आपने भाषण दिया, उसका पॉइंट सुन लो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं, असेंबली लाइंस उस वक्त नहीं आई थी। गुलामों को जो फैक्ट्रियां भी जो बनती थी उस वक्त, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको मैन पावर की जरूरत थी। प्रो गुलाम को उस वक्त भी फैसला किया जा सकता था कि नॉर्दर्न स्टेट्स भी गुलामों का फायदा उठा सकती थी। दैट वाज नॉट द रीजन। आप अमेरिकन रेवोल्यूशन को, अमेरिकन सिविल वॉर को थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ें, इसके पीछे भी बहुत सारे मार्कात है। ये एक सिंपल सी बात है आपको। और एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट, उससे ये कैसे साबित होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड्स यू टू एथियज्म? और दैट्स द ओनली की इंग्रेडिएंट टू मेक यू एथियस्ट। इससे ये कैसे साबित होता है? मैं आपको इस तरह से बता रहा था, आपके यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं ना आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि बताओ हमारे दोस्त में रिलीजन में लिखा नहीं है, उन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ा हुआ, उनके पास एक बेस ही नहीं है। जैसे आप एक जो बंदा कोई 12 का पेपर दे रहा है, तो उसका कम से कम ये तो नहीं है कि जो 10वीं में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साइंस को, मैंने आपको पहले बता दिया रिलीजन को डिच करने के लिए नहीं। आप पॉइंट पर पॉइंट चलेंगे, नहीं आप पॉइंट पर पॉइंट चलेंगे, ज्यादा लंबी बात नहीं होगी। मैंने आपको पहले बता दिया, रिलीजन को डिच करने के लिए यू डोंट हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ साइंस अलोन। आप क्लियरली थिंकिंग से भी इसके खिलाफ बात कर सकते हैं, आप इसके कंक्लूजन पे आ सकते हैं। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि भैया ट्रैवलिंग करने से भी रिलीजन को खिड़कियां खुलती हैं। हाँ खुलती हैं, मैं मना नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे जब वो यूरोप में जब एनलाइटमेंट, सब लोग ट्रैवल कर रहे थे, सब लोग इंडिया आ रहे थे घूमने के लिए? ऐसा नहीं होता है। देखिए ओ भाई, ओ फिर गलत बोल दिया। इट्स एक क्या चीज समझ नहीं आ रही, देयर आर वेरियस कॉग्स इन दिस मशीन। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इट कैन, आप इसको सिंप्लीफाई एक डब्बे में रख रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट इज वन ऑफ द रीजन, जिस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज वन ऑफ द रीजन। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जाके स्टडीज देख लें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज करती हैं। इवन एजुकेशन भी, जो पीएचडी के लोग हैं, दे एंड अप बिकमिंग फार लेस रिलीजियस देन द पीपल विद मास्टर्स डिग्री, देन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। इसके भी स्टडीज पूरी मौजूद हैं। तो ये तो स्टडीज हैं, इसका हमें पता है। और इवन के आपको ओवरऑल लोग रिलीजन किसी भी बैकग्राउंड से छोड़ सकते हैं इफ यू कैन बी इन्फ्लुएंस्ड अंडर एनी स्कूल ऑफ थॉट। तो ये इसके ऊपर तो ये आप, मेरा ख्याल आप अपनी एक थ्योरी को एज अ फुल प्रूफ थ्योरी बनाना चाह रहे हैं। लुक अगेन, यू कैन प्रेजेंट इट व्हाटएवर यू वांट, बट आई एम टेलिंग यू, और आप ये किसी को भी बेचेंगे ना किसी के सामने, दे विल नॉट 100% एग्री विद यू, बिकॉज दैट इज नॉट द प्री रेक्विजिट। ये प्री रेक्विजिट नहीं है। यस, इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स, बट इट्स नॉट एंड ऑल एंड बी ऑल। जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रैवलिंग, आपने कहा हाँ जी ऐसे नहीं होता, क्या लोग वहां पे इंडिया जा रहे थे? ओ मामा, मैंने कब कहा कि ट्रैवलिंग से ही सिर्फ इस्लाम लोग रिलीजन छोड़ते हैं? मॉडर्न दुनिया में अब जैसे लोग सोशल मीडिया से मजहब छोड़ देते हैं, तो जो 20वीं सदी में जो एथियस्ट हुए थे, अब आप मुझे ये कहेंगे उन्होंने कौन सा सोशल मीडिया देखा था हारिस? देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन दैट। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन चले आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ एंड यू थिंक दैट दैट इज अ फुल प्रूफ आर्गुमेंट, श्योर गो फॉर इट, आई डोंट बाय इट। आई डोंट बाय इट। बोला नहीं फुल प्रूफ आर्गुमेंट में बोला नहीं। तो फिर आई डोंट बाय इट देन। आई डोंट बाय इट। मैंने आपको इतना काफी टाइम दे दिया। आई डोंट बाय इट। इट्स नॉट द ओनली रीजन। मैं बस आपसे डिस्कस करना चाहता था, है ना? हाँ, तो चले मैंने आपको डिस्कशन अपने थॉट्स दे दिए आपके, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। एक थोड़ी देर आप पूछ सकते हैं? एक थोड़ा सा मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपको इस तरह से बोल रहा था, देखिए ना, कि जब
मान लीजिए एक लिवर का ऑपरेशन होता है ना, तो लिवर का जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है ना, उसके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स और होते हैं। एक होता है जो उसका हार्ट बीट चेक कर रहा होता है, मशीन लगी होती है। एक होता है जो एनेस्थीसिस्ट होता है, जो उसको सुलाता है, उठाता है। तो ना किसी भी चीज़ के होने के बहुत सारे ना रीजंस होते हैं। आप जो अब ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और आपके जो थॉट्स और ये हैं वो ठीक है, चलो बढ़िया बात है, आप गालिब है और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको ये पॉइंट इस तरह से कह रहा था कि ना, एक मैंने जावेद अख्तर हैं, वो भी जानते ही होंगे उनको आप, वो बहुत बड़े एथिस्ट हैं इंडिया के। तो वो आज से नहीं है, वो आज से 30 साल पहले से एथिस्ट है वो। आज से 30 साल पहले से एथिस्ट बोलते हैं, 90 से एथिस्ट बोलते आ रहे हैं वो अपने आप को। तो उनका ना कोलकाता लिटरेचर फेस्टिवल में उनका मैंने एक वो देखा था, मतलब कि क्या बोलते हैं, वो कोई स्पीच दे रहे थे, तो उसमें वो एथिज्म वर्सेस वही हुआ था। तो उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि देखो दुनिया में एक मैप ले लो, और उस मैप में वो जगह मार कर लो जहाँ पे गरीबी है, मतलब भिखारी, वो जो भी गरीबी है और जो भी बीमारियां हैं वो सब है, उसको मार कर लो। और वो जगह मार कर लो जहाँ पे क्या बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी है, और ये है वो है वो, ठीक है। तो तो आप देखो कि जिस जगह पे गरीबी है वहाँ पर रिलीजन ज्यादा है, और जिस जगह पे उसका गरीबी जवाब मैंने आपको, हाँ यार ये बहुत सर पुराना सर आर्गुमेंट है यार। ये यार ये आप हमें, ओ भाई आप हमें वो बातें बता रही, इसके ऊपर 4 साल पहले मैं किताब में लिख चुका हूँ, स्टडी शो कर चुका हूँ, ये हमें पता है। बट दिस इज प्री सोशल मीडिया एज वेल। एक बहुत बड़ा केवियट है इसके अंदर, इसका ताल्लुक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से भी है। आप ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन ये प्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूं। सन 2000 से पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोग किताब पढ़ सकते थे। कितने लोगों को पढ़ना आता था? अब एक गांव का बंदा, उसको पढ़ना ही नहीं आता क्योंकि वो गरीब है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता, तो वो कैसे पढ़ेगा दोस्तोयेव्स्की को? वो कैसे पढ़ेगा बर्ट्रैंड रसल को? वो नहीं पढ़ सकता। वो, इसका मतलब उसकी दुनिया छोटी हो गई। अब की डिफरेंस क्या है? हमारे पास तो हजारों मैसेजेस आ चुके हैं, गांव से लोग मैसेजेस करते होते हैं, वो बातें सुन के। पॉडकास्ट सुनना, डॉक्यूमेंट्री सुनना इज इक्विवेलेंट टू रीडिंग अ बुक ऑन अ स्मॉलर स्केल। आइडियाज हैं, ऐसी ऐसी ऐप्स अब आती हैं कि पूरी बुक को 15 मिनट में श्रिंक करके, ब्लिंकिस्ट जैसे ऐप है, आप उसका पूरा जूस जो है उस 15 मिनट में आप सुन सकते हैं, और वो आपने बुक को का मेन इशू समझ लिया। ये कैवियर्स बदलते रहते हैं। जावेद अख्तर ने अगर एक बात कह दी, उन्होंने उस जमाने में कही होगी, क्योंकि वो प्री सोशल मीडिया कोई बात होगी तो उन्होंने उस हिसाब से कर दी होगी। ये कैवियर्स बीच में मजीद न्यूआंसेस आते हैं। आपने न्यूआंसेस कहा ना, ये एक नया न्यूआंस है इसके अंदर। सोशल मीडिया, पूरी दुनिया के लोग इस बात पे कह रहे हैं कि सोशल मीडिया मीनिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पहले सिर्फ बुक्स के थ्रू होता था, बुक्स भी सिर्फ पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते थे। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन पे हर मजदूर के पास भी है, और उसके लिए उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। दैट्स द पॉइंट। पर चले, आई थिंक आपको पॉइंट आ गया। मैंने आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट एज मच एज आई कुड। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।